Hi guys, welcome back to Short Notes. Now the topic we are having is stress strain curve for mild steel. स्ट्रेस और स्ट्रेन की प्रॉपर्टीज जानने के बाद हम स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच का रिलेशनशिप नोट डाउन करते हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर. मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास एक माइल्ड स्टील रॉड है जिस पर मैं एक टेंशन फोर्स लगा रहा हूँ. इस टेंशन फोर्स का एक रिजल्टेंट हमें मिलता है जिसे मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा. इस रिजल्ट का एक ग्राफ बनता है. ये हम माइल्ड स्टील का ग्राफ इसलिए लेते हैं क्योंकि माइल्ड स्टील का ग्राफ मोस्ट एक्यूरेट ग्राफ होता है और ये इजीली डिराइव किया जा सकता है. माइल्ड स्टील के ग्राफ में एक पॉइंट होता है O, दैट इज ओरिजिनेशन स्टार्टिंग ऑफ द लोडिंग, एंड हमारे पास एक पॉइंट होता है G, दैट इज एंड ऑफ द लोड इन विच आवर मटेरियल फ्रैक्चर्स. O से लेके A तक हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो कि डिफाइन करता है कि हुक्स लॉ वैलिड है, वेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. A से लेके B तक हमारे पास थोड़ा सा कर्वेचर ऑफ द लाइन है जो कि हुक्स लॉ के इनवैलिड होने की बताता है. स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. B से लेके C तक हमारे पास एक लीनियर वेरिएशन आता है और C हमारे पास एक अपर यील्ड पॉइंट जनरेट होता है. अपर यील्ड पॉइंट इसलिए यहाँ पे हमारा मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा फेल होने के चांसेस होते हैं. C के बाद D पॉइंट आता है, इसे लोअर यील्ड पॉइंट कहते हैं. जनरली C और D ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ये सिर्फ हमारा लोडिंग का रेट होता है. रेट ऑफ लोडिंग डिफाइन करता है C और D कितनी दूर होंगे. D से लेके E तक हम स्ट्रेस नहीं बढ़ा रहे हैं, फिर भी हमारे पास स्ट्रेन जनरेट हो रहा है. इसका मतलब नो एक्स्ट्रा लोड इज देयर, फिर भी हमारे पास बॉडी में डिफॉर्मेशन आ रहा है. E से लेके F तक स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन है. स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में यहाँ पे हमारे पास मटेरियल थोड़ा हार्ड होने लगता है. F से लेके G तक हमारे पास नेकिंग स्टार्ट हो जाती है और G पे हमारा एक फ्रैक्चर हो जाता है. यहाँ पे मैंने एक सैम्पल लिया है जिसके ऊपर मैं टेंशन फोर्स लगा रहा हूँ अंडर यूटीएम. अब जैसे जैसे मैं इस पर टेंशन बढ़ाऊँगा ये मटेरियल हमारे पास धीरे धीरे करके छोटा होता जाएगा. इलोंगेट तो होगा लेकिन बीच में से छोटा होता जाएगा. इसी इलोंगेशन को, लेकिन बीच में जो क्रॉस सेक्शन छोटा होता जा रहा है, इसी को हम नाम देते हैं नेकिंग. और एक अल्टीमेट पॉइंट ऐसा आएगा जब ये नेकिंग की वैल्यू बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी एट एन अटमोस्ट फेलियर, और थोड़े टाइम बाद ये हमारे पास एक कप एंड कोन स्ट्रक्चर देगा. दिस विल बी द कोन of 45 degree and this will give a cup of 45 degree. तो यही है हमारे पास एक cup and cone structure of the failure of ductile material. This is all about the mild steel curve. ये mild steel curve की basic derivation है. अब mild steel curve में हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करें तो माइल्ड स्टील कर्व हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग हो जाता है. जैसे कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर वेरियस मटेरियल इज, सबसे नीचे होता है रबर. रबर यहाँ तक इलास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है. उसके बाद रबर भी अपना कॉन्जिक्यूटिव ब्रिटल मटेरियल की तरह स्ट्रक्चर शो करने लगता है. उसके बाद आता है कंक्रीट, उसके बाद आता है कॉर्क, उसके बाद आता है वुड, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन और हाई स्ट्रेंथ स्टील. अब इसे याद करने का एक सिंपल मेथड है जैसे कि हम सिविल इंजीनियर से तो हमें पता है दैट इज RCC, वो अजीब सी मुसीबत है. इसको आप फंडे की तरफ से याद कर सकते हैं कि RCC वो अजीब सी मुसीबत है, क्योंकि RCC सब्जेक्ट बहुत ही बेकार है. तो रबर, कंक्रीट, कॉर्क, वुड, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील और हाई स्ट्रेंथ स्टील, ये इसका फ्रॉम डाउन टू अपर ऑर्डर हो गया. RCC वो अजीब सी मुसीबत है. ठीक है, अब क्रीप में आने से पहले हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का एक रिलेशनशिप नोट कर लेते हैं. स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का एक रिलेशनशिप है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हम E से डिनोट करते हैं. E इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. सो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम शो ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल अंडर ऑब्जर्वेशन. कोई भी मटेरियल है जिसको हम लोडिंग करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम उसका एक ट्रू और एक्चुअल प्रॉपर्टी दिखाता है. अब मैंने बीच में बात की थी हुक्स लॉ की. हुक्स लॉ जो है, हुक्स लॉ स्टेट्स फॉर सम मटेरियल विच फॉलो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. जिस भी मटेरियल में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, कि O से लेके E तक दिस इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो यहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है. हुक्स लॉ इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. OA इज इलास्टिक फॉलोइंग हुक्स लॉ, AB इलास्टिकली रिड्यूस्ड, B इज यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, एंड D इज फेलियर ऑफ द मटेरियल. ओके, अब हम बात करें टफनेस की. तो टफनेस स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का वो एरिया है, इस ग्राफ का वो एरिया है जो कि फेलियर तक लाई करता है. वहीं पर रेजिलेंस स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का वो एरिया है जो सिर्फ यील्ड पॉइंट तक लाई करता है. टफनेस फ्रैक्चर तक लाई करता है
और स्ट्रेस और स्ट्रेन रेजिलेंस यील्ड पॉइंट तक लाई करता है। अब देखिए, टफनेस मॉडुलस ऑफ टफनेस पे डिपेंडेंट होता है और वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट को ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट है जिस पे हम लोड लगा रहे हैं। तो मॉडुलस ऑफ टफनेस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एफ बाई 2 इंटू स्ट्रेन एट फेलियर। सो स्ट्रेस एट फेलियर प्लस स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट अपॉन स्ट्रेन एट फेलियर इज मॉडुलस ऑफ टफनेस। और इसी मॉडुलस ऑफ टफनेस के साथ हम वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट की टफनेस आ जाएगी। एरिया अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व इज टफनेस। अब रेजिलेंस की मैं बात करूं, रेजिलेंस की अगर मैं बात करूं तो रेजिलेंस को देखिए, रेजिलेंस इज स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, रेजिलेंस इज सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2e। ये सिग्मा वाई स्क्वायर ये एरिया निकालने का ईजीएस्ट मेथड है इनटू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट। देखिए, सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2e को हम मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस से डिफाइन करते हैं और एनर्जी स्टोर्ड अप टू इलास्टिक लिमिट। तो टफनेस इज एनर्जी स्टोर्ड अप टू फ्रैक्चर एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस इज एनर्जी स्टोर्ड अप टू इलास्टिक लिमिट। अब हम आ जाते हैं वेयर वी लेफ्ट, क्रीप पे। क्रीप देखिए, मैंने ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पे एक लोड रखा हुआ है। अब मैंने ये लोड आज के लिए नहीं, ये मैंने 10 ईयर्स 20 ईयर्स के लिए रखा हुआ है। तो आज तो ये स्ट्रक्चर लोड झेल जाएगा, लेकिन 10 ईयर्स के बाद ये स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा और लोड नहीं झेल पाएगा। इसी को हम क्रीप कहते हैं। द एज डिके ऑफ अ स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रीप। तो इस एज डिके ऑफ स्ट्रक्चर को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज और टर्शरी स्टेज। देखिए, प्राइमरी स्टेज में ये क्रीप रैपिड होता है, सेकेंडरी स्टेज में कांस्टेंट हो जाता है और टर्शनरी स्टेज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसी क्रीप को हम डेल एल से डिफाइन करते हैं, चेंज इन डायमेंशन। डेल एल इज इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए, कि ऑब्जेक्ट कितना लोड के साथ कितना वेरी कर रहा है, ये होता है आपका डेल एल इज इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए क्रीप का। क्रीप इज एज डिके डिफॉर्मेशन। अब हम अदर माइलस्टील प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं, जैसे कि हो जाता है हिस्टेरिसिस का। अब हिस्टेरिसिस लॉस एक जनरल प्रॉपर्टी ऑफ रबर है, सिर्फ रबर में ही देखी जा सकती है। आपने देखा होगा, आपके पास एक इलास्टिक बैंड होगा, वो शुरू में छोटा रहता है, जैसे जैसे आप उसे लोड करते हैं अनलोड करते हैं, जैसे जैसे आप उसे यूज़ करते हैं वो रबर बड़ा हो जाता है और उसके बाद आप उसे फेंक देते हैं कि किसी काम का नहीं है। अब ये रबर के बड़े होने की प्रॉपर्टी को ही हम हिस्टेरिसिस लॉस करते हैं, जिसमें वो अपनी इलास्टिसिटी छोड़ देता है। तो हिस्टेरिसिस लॉस को देखिए, आपने रबर को एक बार लोड किया, वो अनलोडिंग होने पे वापस आया और वो अपने इनिशियल पॉइंट से थोड़ा सा आगे आता है। हर बार जब आप उसे लोड करते हैं अनलोड करते हैं, दूसरी बार आप उसे लोड करेंगे और उसके बाद आप उसे अनलोड करेंगे, तो वो अपने इनिशियल पॉइंट से थोड़ा सा आगे आएगा और वो अपनी इलास्टिसिटी थोड़ा थोड़ा करके खोता है। इसी लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हिस्टेरिसिस कहते हैं और इसी को हम हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। हिस्टेरिसिस लॉस के बाद हमारे पास एक और लॉस आता है, दैट इज फटीग लिमिट। किसी भी मेटल वायर को आपको तोड़ना है तो या फिर तो आप उसमें एक प्लायर से कट कर दें बहुत सारा फोर्स लगा के, या तो आप मेटल वायर को बार बार मोड़ते हैं, खोलते हैं और अल्टीमेटली एक टाइम के बाद वो टूट जाती है। और मोड़ना और खोलना उस मेटल वायर को एक बहुत ही कम फोर्स के साथ किया जाता है, लोड के साथ किया जाता है। ड्यू टू एक्शन ऑफ साइक्लिक लोड मटेरियल टेंड टू फेल बिफोर यील्ड पॉइंट। वो यील्ड पॉइंट से, यील्ड लोड से पहले ही फेल कर जाते हैं क्योंकि उसमें साइक्लिक लोड लगा रहता है। इसी को हम एक फटीग लिमिट कहते हैं, फटीग लोड कहते हैं। और इसी को हम एसएन डायग्राम मतलब रिपीटेटिव लोड डायग्राम से भी डिफाइन कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर्स ये बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे कि रिपीटेटिव लोड एसएन डायग्राम क्या होता है। Okay friends, this is all about strength of materials. If you are facing any problem, please mention it below the comments and please hit a like and stay subscribed for upcoming videos. Thank you.